आज मैं किडनी कैंसर या किडनी की गठान के बारे में बात करूंगा कि किडनी में गठान कितने प्रकार की होती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या जांचें होती हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम उसको रोक सकते हैं। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में रहती हैं और राइट साइड में। इसका बेसिकली काम होता है कि जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के द्वारा बाहर करती है और हमारे शरीर में वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। किडनी में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। जब इनमें से कोई एक कोशिका अनवरत रूप से जब ये ग्रोथ करने लग जाती है और ये जल्दी अगर वो डिवाइड करने लगती है तो ये धीरे धीरे एक ट्यूमर का आकार प्रदान ले लेती है। और जब ये ट्यूमर अपने शरीर में डिटेक्ट होता है तो इसको हम किडनी मास या किडनी गठान कहते हैं। तो बेसिकली किडनी की जो गठान होती है वह हम 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं, 2 प्रकार की होती है। एक बिनाइन गठान होती है और एक होता है मिलिग्नेंट गठान। बिनाइन गठान ऐसी गठान है जो किडनी में सोनोग्राफी में या जांचों में आती तो है, बट उसके फैलने की आशंका बहुत कम होती है। मतलब उससे आपकी डेथ के चांसेस या कैंसर फैलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इनको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ऐसी गठान जो फैल सकती है उनको मैलिग्नेंट गठाने कहते हैं। अगर इनको समय पर रहता ना ट्रीटमेंट किया जाए या समय रहते ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये शरीर में फैल सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब जानते हैं कि किडनी की गठान के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पर जो छोटी गठानें रहती हैं जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3-4 सेंटीमीटर की, या कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। आप किसी और वजह से सोनोग्राफी कराने जाते हो और इंसिडेंटली वो सोनोग्राफी में किडनी की गठान डिटेक्ट हो जाती है। और इस टाइप से अगर गठान डिटेक्ट होती है तो यूजुअली बहुत छोटी होती है और उसको इनिशियल स्टेज में ही गठान निकाल के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर यह गठान ज़्यादा बड़ी होती है तो किडनी में दर्द कह सकती है, पेशाब में खून आ सकता है। अगर यह गठान और ज़्यादा फैल जाए, जैसे हड्डियों में चली जाए तो हड्डी में दर्द हो सकता है, लंग्स में चली जाए तो सांस में दिक्कत और खांसी में खून आना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये ब्रेन में मेटास्टेटाइज हो जाए तो फिट्स आ सकते हैं। यह मेन सिम्टम्स होते हैं। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किडनी की गठान क्यों बनती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। ऐसा देखा गया है जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनमें किडनी गठान बनने की संभावना आम आदमियों की तुलना में 2 गुना होती है। और दूसरा रिस्क फैक्टर होता है एज। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है किडनी कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। अर्ली एज में किडनी कैंसर का रिस्क कम होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हेरिडिटी या जेनेटिक डिसीज। ऐसा देखा गया है कि अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी किसी प्रकार के कैंसर या किडनी कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको किडनी कैंसर होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। चौथा रिस्क फैक्टर है कि आप किस रेस के हैं। जैसे हम तो सारे एशियंस हैं, इंडियंस हैं, बट यह देखा गया जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं, निग्रोज होते हैं, उनमें किडनी कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं। 5वां रिस्क फैक्टर है क्रोनिक किडनी डिसीज या ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं। तो यह देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से डायलिसिस पे रहते हैं उनमें किडनी कैंसर की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कुछ जेनेटिक डिसीजेज हैं जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, VHL डिसीज़, जिसमें और भी शरीर में अन्य प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं, उनमें कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। जो मोटे लोग हैं ऐसा देखा गया है कि उनमें मोटे लोगों में किडनी कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है कि कुछ प्रकार के खनिज मटेरियल्स अगर आपको एक्सपोजर होता है, जैसे एस्बेस्टॉस होता है, आर्सेनिक होता है, इस टाइप के अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है तो उसमें किडनी कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर को यूजुअली हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे आपका एज, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर, अगर आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो हर प्रकार के कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन, जैसे अगर जेनेटिक लक्षण है तो ये भी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है कि आप इस प्रकार के इसमें कैंसर के रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं। तो आमतौर पर यह सोनोग्राफी में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है कि सोनोग्राफी में छोटी सी गठान है और सोनोग्राफी पे डिटेक्ट होती है। और सोनोग्राफी पे डिटेक्ट होने के बाद फिर CT स्कैन किया जाता है। CT स्कैन पे यह देखा जाता है कि किडनी में जो गठान है
वह कितना बड़ा है, किस प्रकार का है, क्या ये किडनी के बाहर जा रहा है या आसपास के अंगों को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर ये बड़ी गठान है तो फिर और भी जांचें की जाती है। कई बार चेस्ट का सीटी स्कैन किया जाता है ये देखने के कि लंग्स में बीमारी तो नहीं है। अगर हमें डाउट है कि कैंसर और भी कहीं फैला हुआ है तो पेट स्कैन भी किया जाता है। पेट स्कैन जैसा आप सबको पता होगा कि पेट स्कैन कैंसर की स्टेजिंग के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण जांचें हैं। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन कर देखा जा सकता है कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर भी किडनी फंक्शंस के बारे में मालूम किया जा सकता है। अगला सवाल है कि मान लो आपके सोनोग्राफी में आ जाता है कि किडनी में गठान है तो आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट जिसका किडनी कैंसर में इंटरेस्ट हो, या लगभग सारे यूरोलॉजिस्ट इस चीज़ को ट्रीट करते हैं, आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। तो आपके रिपोर्ट्स को देखकर, आपकी हिस्ट्री वगैरह लेके, सारी जांचें करके यह देखा जाता है कि कैंसर आपके कौन से स्टेज में है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। किडनी कैंसर का मुख्य इलाज है ऑपरेशन या सर्जरी, बट कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें सर्जरी एडवाइस नहीं भी की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि किडनी में गठान दो प्रकार की होती है, एक बिनाइन गठान होती है और एक मैलिग्नेंट गठान होती है। बिनाइन गठान के फैलने का रिस्क नहीं होता है, जबकि मैलिग्नेंट गठान के फैलने का रिस्क होता है। इसके पहले कि मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँगा कि बिनाइन गठान कौन सी होती है और मैलिग्नेंट गठान कौन सी होती है। तो बिनाइन गठान में एंजियोमायोलाइपोमा करके एक बीमारी होती है, इसके फैलने का रिस्क बहुत ही मिनिमल होता है। दूसरा बिनाइन ट्यूमर होता है ऑन्कोसाइटोमा। ऑन्कोसाइटोमा को हालांकि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है सीटी स्कैन पे, बट सीटी स्कैन पे फिर भी कुछ हद तक जाना जा सकता है। तो एंजियोमायोलाइपोमा को सीटी स्कैन में बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डायग्नोज किया जाता है और इसमें यूजुअली ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर एंजियोमायोलाइपोमा 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसमें फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। बिनाइन ऑन्कोसाइटोमा होता है तो यूजुअली इसमें ऑपरेशन करके इसको निकाला जाता है। अगर छोटा ट्यूमर है तो उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी के द्वारा निकाला जा सकता है, जिसमें सिर्फ गठान को निकाला जाता है और किडनी को छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं हम मैलिग्नेंट किडनी मास के ट्रीटमेंट पे। तो मैलिग्नेंट किडनी मास का ट्रीटमेंट भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी गठान का साइज कितना है, आपकी एज कितनी है, आपको और क्या क्या बीमारी है। तो अगर आप ऑपरेशन के लिए फिट हैं तो यूजली जो छोटी गठान होती है, यूजली 3-4 सेंटीमीटर, 4.5-5 सेंटीमीटर से छोटी गठानें, उसमें कोशिश की जाती है कि सिर्फ गठान को निकाल दिया जाए और किडनी को बचा लिया जाए। ऐसे ऑपरेशन को हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी लैप्रोस्कोपिक या ओपन दोनों विधि द्वारा की जाती है। लेकिन अगर गठान ज़्यादा बड़ी है और सीटी स्कैन देखकर लगता है कि किडनी को बचाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेडिकल नेफ्रेक्टमी ऑपरेशन किया जाता है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी ऑपरेशन में किडनी और उसके आसपास का जो फैट होता है और लिम्फ नोड होता है और जो गुर्दे की नली का थोड़ा सा पार्ट होता है उसको निकाला जाता है। यह भी ऑपरेशन यूजली हम लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा करते हैं, लेकिन अगर गठान बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर इसमें ओपन ऑपरेशन भी किया जाता है। तो सर्जरी किडनी कैंसर का मेन इलाज है। अगर गठान ज़्यादा फैली हुई है तो इसमें फिर कुछ दवाइयाँ रहती हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी रहती है वो चालू करते हैं। कभी कभी किडनी की गठान किडनी से निकलकर खून की नसों में भी चली जाती है, जिसको हम रीनल वेन थ्रोम्बोसिस या आईवीसी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो जब ये खून की नसों में जाती है तो कई बार उसको भी साथ में निकाला जाता है। कई बार ये खून की नसों से होते होते हार्ट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में डिसीज़ काफ़ी एडवांस होती है। तो अगर पेशेंट फिट होता है ऑपरेशन के लिए तो कई बार किडनी निकालने के साथ साथ ये पूरा जो खून का थक्का होता है, जो ट्यूमर थ्रोम्बस होता है जो हार्ट तक जाता है, उसको भी निकाला जाता है। ये मेजर ऑपरेशंस होते हैं। नॉर्मली आजकल जो सारे ऑपरेशंस हम लोग लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा करते हैं। अगर किडनी गठान बहुत बड़ी है, अगर लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा पॉसिबल नहीं है, तभी ओपन ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद जो गठान को निकाला जाता है, गठान निकालने के बाद उसको फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी में जब रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जो किडनी की जो मैलिग्नेंट गठानें होती हैं वह बेसिकली उनको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। जो सबसे कॉमन गठान होती है, जो मोर देन 80% ट्यूमर होते हैं, वो क्लियर सेल रीनल कार्सिनोमा होते हैं, मतलब क्लियर सेल किडनी कैंसर होते हैं। इसके बाद अब बाकी सारे कैंसर को नॉन क्लियर सेल किडनी कैंसर बोल सकते हैं। करीब 10 से 15% बाकी गठानें होती हैं। क्लियर सेल किडनी कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, नॉन क्लियर सेल कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी सेम होती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद अगर दवाइयाँ कुछ चलती हैं तो दोनों में अलग अलग होती हैं। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करना तो मुश्किल है, बट अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ या इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ
तो किडनी में 2 प्रकार की गठान होती है, एक बिलाइन गठान और एक मैलिग्नेंट गठान। बिनाइन गठान अपने लिए कम हानिकारक होती है, मैलिग्नेंट गठान में अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किडनी बच सकती है तो उसको बचाया जाता है, ऐसे ऑपरेशन को पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। अगर नहीं बच सकती तो पूरा निकाल दिया जाता है, ऐसे ऑपरेशन को रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। अब लास्ट डिस्कशन ये है कि क्या इसको हम रोक सकते हैं। तो हालांकि ऐसी कोई भी विधि नहीं है या ऐसी कोई डाइट नहीं है जिसमें आप इसको पूरी तरीके से रोक सकते हो। जो हमारे हाथ में है, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से रखें, एक हेल्दी लिविंग और फिट बॉडी रखें, स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग से रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई ऐसी डिसीज़ की जिसमें कैंसर के रिस्क ज़्यादा है तो आप रूटीन हेल्थ चेकअप करा के उसको अगली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं। अगर अगली स्टेज पे डायग्नोज करते हैं तो उसको सही समय पे ट्रीटमेंट करके आपको आपकी लाइफ को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।